सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। वंदे मातरम। मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से नानाजी देशमुख के बारे में आपको जानकारी दूंगी। नानाजी का जन्म महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कडोली नामक एक छोटे से कस्बे में ब्राह्मण परिवार में 11 अक्टूबर 1916 में हुआ था। नानाजी का जीवन अभाव और संघर्षों में बीता। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उनके मामा ने उनका लालन पालन किया, किंतु उनके अंदर शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा थी। अतः इस कार्य के लिए उन्होंने सब्जी बेच करके पैसे जुटाए। वह मंदिरों में रहे और पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट में उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाद में 1930 के दशक में वह आरएसएस में शामिल हो गए। उनकी श्रद्धा देख करके आरएसएस सर संघ संचालक श्री गुरु जी ने प्रचारक के रूप में गोरखपुर भेजा। बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बनाया गया। जब आरएसएस से प्रतिबंध हटा तो राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। इस दौरान नानाजी पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह जल्दी ही भारतीय जनसंघ उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गए। नानाजी विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। साथ ही जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर संपूर्ण क्रांति को पूरा समर्थन दिया। जनता पार्टी के संस्थापकों में नानाजी प्रमुख थे। आपातकाल हटने के बाद जो चुनाव हुए उसमें बलरामपुर लोकसभा सीट से नानाजी सांसद चुने गए। उन्हें मंत्री बनने का न्योता भी दिया गया, लेकिन नानाजी ने साफ इनकार कर दिया। उनका सुझाव था कि 60 साल से अधिक आयु वाले सांसद राजनीति से दूर रहकर संगठन और सामाजिक कार्य करें। 1980 में 60 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर के आदर्श की स्थापना की। बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में लगा दिया। उन्होंने कभी अपना प्रचार नहीं किया। उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की और उसमें रहकर के समाज की सेवा की और चित्रकूट में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है और इसके पहले कुलाधिपति थे। नानाजी देशमुख ने 95 साल की उम्र में 27 फरवरी 2010 को चित्रकूट में अंतिम सांस ली। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आरजेएस के सभी मुख्य अतिथियों, भाई बहनों तथा अपने तरफ से मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। जय हिंद। वंदे मातरम। मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से आरजेएस टीजेए पीएस केबीएस के आज़ादी के सकारात्मक आंदोलन के 53वें अंक में मैं सभी मुख्य अतिथियों, आरजेएस परिवार के सभी भाई बहनों का मैं सादर अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आपको श्री अमृतलाल नागर जी के बारे में रोचक जानकारी दूंगी। श्री अमृतलाल नागर हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्हें भारत द्वारा 1981 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 को गोकुलपुरा आगरा में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा राम नागर था और इनके दादा का नाम शिवराम नागर था,
जो 1895 से लखनऊ आकर के बस गए थे। इनकी शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। फिर इसके बाद साहित्य, इतिहास, पुराण व समाजशास्त्र का अध्ययन किया। पहले नौकरी, फिर स्वतंत्र लेखन, फिर फिल्म लेखन का काम किया। अमृतलाल आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर भी रहे। इनकी भाषा में सहज सरल मुहावरे, लोकोक्तियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया है। सन 1935 में अमृतलाल जी का प्रथम कहानी संग्रह वाटिका प्रकाशित हुआ। कथाकार नागर जी का यह पहला कदम था। अमृतलाल जी नागर एक प्रतिभाशाली तथा कथा साहित्यकार थे। नागर जी ने वैसे तो सैकड़ों कहानियां, बाल साहित्य, हास्य व्यंग नाटकों, उपन्यासकार तो थे ही। अमृतलाल नागर 1904 में सिनेमा जगत में नौकरी करने के लिए मुंबई गए। 7 वर्ष लखनऊ रह करके वह वापस आ गए। दीर्घकालीन हिंदी सेवा के उपलक्ष्य में नागर जी को अनेक सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। सन 1947 में अमृत और विश्व उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार और सन 1970 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया। लगभग 60 वर्ष की दीर्घकालीन साहित्य साधना में रत रहते हुए 23 फरवरी 1990 को लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 74 वर्ष की आयु में परलोकवासी हो गए। मैं रेणु श्रीवास्तव सभी मुख्य अतिथियों, आरजेएस परिवार के सभी भाई बहनों तथा मैं अपनी ओर से श्री अमृतलाल नागर जी को शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से आपको तलत महमूद के बारे में रोचक जानकारी दूंगी। तलत महमूद एक भारतीय गायक तथा अभिनेता थे। अपनी थरथराती आवाज़ से मशहूर उनको गज़ल की दुनिया का राजा भी कहा जाता था। तलत महमूद का जन्म 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में हुआ था। वह अपने माता तथा गायक पिता की 6वीं संतान थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय उन दिनों में पार्श्व गायन का शुरुआती दौर था। अधिकतर अभिनेता अपने गाने खुद गाते थे। कुंदन लाल सहगल की लोकप्रियता से प्रेरित होकर के तलत महमूद भी गायक अभिनेता बनने का सपना देखने लगे। इसके लिए 1944 में कलकत्ता पहुँचे, जहां उन्हें केवल 2 फिल्में मिली। कोलकाता में काम ढीला देख करके वह मुंबई वापस पहुंच गए, जहां अनिल विश्वास ने फिल्मिस्तान स्टूडियो की फिल्म आरजू में पर्दे के पीछे से गाने का मौका दिया। तलत की कपकपाती आवाज़ संगीतकारों की निगाह में जम गई थी। तलत ने विभिन्न संगीतकारों की धुनों पर कई गाने गाए, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। गाने की रफ्तार तलत महमूद के लंबे समय तक इसलिए कायम नहीं रख पाए क्योंकि गायक के रूप में उन्हें ख्याति से तसल्ली नहीं थी और वे स्वयं को एक सफल और स्थापित अभिनेता के रूप में देखना चाहते थे। तलत 13 फिल्मों में नायक तो बन गए, पर गायन पर समुचित ध्यान न देने से पिछड़ने लगे और वो हाशिए पर चले गए। 60 के दशक में फिल्मों में उनके गाने बहुत कम होने लगे, लेकिन तलत महमूद के गैर फिल्मी गाने का सिलसिला लगातार बराबर चलता रहा। उनके एल्बम निकलते रहे। उनकी आवाज़ जैसे कुदरत ने गज़ल के लिए ही रची थी। इनके फिल्मी और गैर फिल्मी गानों को सुनने वालों की तादाद या उत्साह में कोई कमी नहीं हुई। 200 फिल्में में लगभग 500 और कोई 250 फिल्में गाने हैं। पक्षाघात के कारण अंत में वह गाना गाने में असमर्थ हो गए और 74 वर्ष की आयु में 9 मई 1998 को अपनी काया छोड़कर चले गए। मैं रेणु श्रीवास्तव सभी मुख्य अतिथियों की तरफ से और आरजेएस परिवार के सभी भाई बहनों की तरफ से मैं तलत महमूद जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। वंदे मातरम।
श्रीवास्तव, जयपुर राजस्थान से आपको अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस के बारे में बताऊंगी। 21 फरवरी 1987 को भारत में दो नए राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आए थे। फिर दोनों प्रदेश भारत के 23वें व 24वें राज्य बने। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 जून 1986 को मिजो नेशनल फ्रंट तथा भारत सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके पश्चात शीघ्र ही मिजोरम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसके लिए मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 पारित किया गया। 1972 में अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 1975 में अरुणाचल प्रदेश परिषद को अस्थायी विधानसभा में परिवर्तित किया गया तथा इसमें अरुणाचल प्रदेश के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके लिए संविधान में 55वां संशोधन किया गया। मिजोरम की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत मिजोरम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगता है तथा राज्य की सीमा त्रिपुरा उत्तर पश्चिम, असम उत्तर और मणिपुर उत्तर पूर्व से लगता है। मिजोरम देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। इसकी आबादी 4,03,009 है। अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति निम्न प्रकार से है। असम अलग पूर्ण राज्य के रूप में है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भूटान पश्चिम में भूटान से लगती है और इसके उत्तर में चीन का तिब्बती क्षेत्र पड़ता है। इसके दक्षिण पूर्व भाग में नागालैंड और म्यांमार पड़ता है, जबकि दक्षिण पश्चिम भाग में असम पड़ता है। इस अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मैं रेणु श्रीवास्तव अब अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी आरजेएस के मुख्य अतिथियों और सभी भाई बहनों को वंदन अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए।